नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो क्वेश्चन तो झकास रहा। देखते हैं कि कितने लोग का कितना सही हुआ। और हमें लगता है कि आप सभी लोग पूरा के पूरा क्वेश्चन बनाए होंगे। फिर भी संतुष्टि के लिए कुछ चीज़ें हैं जो उसको हम मिला देने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आपका कितना सही हुआ। आप अपने, है ना, आराम से अस्थिर से मिलाना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं एक दो गलती हो जाए तो इसके लिए ऐसा नहीं टेंशन में रहना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। हमें पूरा यकीन है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो जो आपका क्वेश्चन आया है वो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करिए। देखिए, विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वही फॉर्मूला से आधारित ये क्वेश्चन है। और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो ईएमएफ का वैल्यू है क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है जिंक के लिए Zn+2 के लिए Zn+2 और Zn, है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल का जो मान है वो दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। और इसके लिए कितना दिया हुआ है, Fe के लिए Fe+2, और ये Fe इसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है -0.44 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको क्या फार्मूला जानते हैं, यहाँ जानते हैं इनोड सेल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। ये होता है, आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपको देखना है कि कौन ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उसको ऐसा, उसका क्या, किस पर, कैथोड पर होगा, और जो कम होगा वो कहाँ हो जाएगा, एनोड पर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये -0.40 ये हो जाएगा कैथोड, और -0 ये भी माइनस में है 0.76। अब इसको सॉल्व करेंगे, -0.44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। अब इस पूरा में से आप घटाइएगा वैल्यू तो ये आ जाएगा +0.32 वोल्ट। और दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो आपको आंसर इसमें अगर आपको खोजना पड़े तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। तो पहला हमें लगता है कि सबका सही हो गया होगा। अब आइए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। थोड़ा इसको हम ऊपर बढ़ा ले क्या, हाँ ऐसे बढ़ा लेते हैं। हाँ ये देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, विशिष्ट चालकता की इकाई। तो विशिष्ट चालकता जो होता है इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है। और रो का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका ओम मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसी का ऊपर हमें भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम पर सेंटीमीटर कौन हो गया, सी। ये देखिए, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो भाई, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए काम क्या करते हैं भाई, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए कोई बच्चा बताएगा। हाँ देखिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग काम करते हैं तो इसका ख्याल रखते हैं कि इसमें जो आई का वैल्यू है, वांट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू जब 100% है ना डिसोसिएट होता है उसका क्रम में। तो आप यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, ये हो जाएगा कितना, CaCl2 है। अगर आप इसमें देखेंगे Ca+2 आप +Cl माइनस यहाँ 2 लगा जाए तो I का वैल्यू इसमें 1+2 यानी वैल्यू हो जाएगा 3। जब यहाँ 3 आ रहा है जबकि इसमें 2 ही आएगा, आई सब में क्या है 1 1, तो सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो भाई अनुसंख्या गुण हिमांक में अवनमन है, कथनांक में उन्नयन भी है, प्रासरणी दाब भी है, तो क्या है वाष्प दाब। देखिए केवल वाष्प दाब ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 4 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें।
अगला कह रहा है कि वह विलयन जो राउंड्स के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन शो करता है। तो देखिए जो विलयन राउंड्स के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विलयन शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई मेरे, इसको धनात्मक या ऋणात्मक वही कर सकता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कौन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कर रहा है सम प्रसारी विलयन बराबर होता है। तो पाई बराबर पाई 1 बराबर पाई 2 का बात आपको बताए थे। ये कब होता है? पाई 1 बराबर होगा तब ना वो क्या होगा? सम प्रसारी। इसको आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, तो पाई का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर ये ए इज द राइट आंसर, यानी 7 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुस्तरीय होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर। तो ये क्या हो? अधिशोषण भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक अधिशोषण और एक होता है भौतिक अधिशोषण। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, ये यानी यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इसका होता है रासायनिक का। तो किसका हो जाएगा? भौतिक इज द राइट आंसर। राइट आंसर में भौतिक हो जाएगा। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। चलिए ये सब तो बहुत एकदम झकास क्वेश्चन। उसके बाद है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन के लिए प्रयुक्त क्या होता है? कार्बन का उपयोग करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। लुटेशियम क्या है? लुटेशियम एक लैंथेनाइड्स है। क्या है? लैंथेनाइड। अगर आप देखेंगे लैंथेनाइड ग्रुप में आप जाएंगे तो लुटेशियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक लैंथेनाइड है। नेक्स्ट आगे चले। आगे कह रहा है 3D संक्रमण शरीर में किस परमाणु संख्या वाले तत्व पाए जाते हैं? तो भाई 21 से लेकर के 30 तक। ये होता है स्कैंडियम और यहाँ हो जाता है जिंक। तो ये 3D वाले में आ गया कि नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि क्या आप उपयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पर यह है टाइटेनियम, वनाइट और जिरकोनियम। इस सब के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? याद करिएगा, इसके लिए हम लोग करते हैं वन आर्कले विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो Fe। देखिए बाकी ये सब क्या है? हाईली मेन। देखिए विद्युत अपघट्य से रिलेटेड बात तो जैसे ही आपसे पूछेगा तो क्या चीज का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना होता है कि कौन ज्यादा सक्रिय धातु है। तो देखिए मैग्नीशियम, ये सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? सक्रिय धातु है। क्या होता है? सक्रिय यानी एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल है, एक्टिव है, इसलिए का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय मतलब पारामैग्नेटिक होना है। तो पारामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए? इसका ख्याल रखना है कि पारामैग्नेटिक के लिए हमें देखना है कि यहाँ सब कुछ ध्यान में देखिएगा कि क्या क्या है, किस किस ग्रुप में हमें देखना है। तो यहाँ है ऑक्साइड के फॉर्म में, यहाँ भी ये ऑक्साइड के रूप में ही है, यहाँ भी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ये SiO2 है। तो पारामैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से आए जिसमें कि वैल्यू क्या होना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चेक करके आप देख लीजिएगा। उसी तरह का रहा है निम्नलिखित में प्रति चुंबकीय फिर कौन है? तो देखिए यहाँ सबका कैलकुलेट करना होता है। स्कैंडियम, इसमें स्कैंडियम 3 जो होता है +3, यही आंसर होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। आर्गन है ना 4s2 3d कितना होता है? 3d ये हो गया 20, 21 हो गया। तो आप इसका देखिए चूंकि ये किसका हो गया? स्कैंडियम का हो गया, और हमको चाहिए क्या? स्कैंडियम +3 का। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो आपके पास केवल आर्गन का बच जाएगा, बाकी 4s 0 हो जाएगा, 3d भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होना चाहिए? प्रति चुंबकीय करा है, ध्यान से, अनुचुंबकीय नहीं है, प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना? इसमें सी हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट अगला चलिए। अगला कह रहा है कि कॉपर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो सबको बनना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में बनना चाहिए। Cu के लिए है, आप जानते हैं इसमें Z का वैल्यू 29 होता है, और इसमें क्या होता है? आर्गन 18, 4s1 और 3d 10। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
18 नंबर देखिए, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य, ये तो बहुत आसान है, ये देखिए आपका फटाक से मारिए आंसर, इसका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर का कोई मामला इसमें नहीं फंसता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है। रंगीन होना तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस आ रहा है, देखिए Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर देखिए Cu+1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है Cu+2, यही आंसर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। और पारामैग्नेटिक क्या होता है, वह होता है रंगीन होता है, यानी कलर्ड हो जाएगा। तो सी आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो भाई मेरे ये 4 प्लस इसका हो जाएगा, इसके लिए नहीं पता है तो x मान लेंगे, प्लस 6 गुना -1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 + x माइनस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, यानी x - 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर +2। +2 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। जटिल आयन में इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो -2, ये +1 है, उधर भेजिएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3। तो EAN का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, 27 - 3 + 2 गुना ये हो जाएगा 6 2 और 2 दूना 4 4 4 6 हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा कितना, 27 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24 और 6 दूना 12 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, यानी स्टेबल फॉर्म में आ गया 36, यानी बी इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे मेरे दोस्त, बी लगा दोगे। ठीक है, आ जाइए। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो बहुत आसान है भाई, पिंड केंद्रित, तब पे जेड का वैल्यू निकालना है। सेंटर पर 1 होता है तो 1 गुना 1 होता है, 8 कॉर्नर होता है और एक एटम 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये मिला करके हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, तो रवादार ग्लास है, देखिए यहाँ पर ग्लास रवादार ठोस नहीं है। नॉट क्रिस्टलाइन मतलब ये एमॉर्फस है, एमॉर्फस क्या हो गया अब मेरे दोस्त, एमॉर्फस सॉलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं, तो टोटल ब्रेविस जालक की संख्या 14 होता है। कितना होता है, 14, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितना होगा, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पिछले क्लास में भी हमने ये क्लास जब आप अभी करा रहे थे तो उसमें भी हमने ये कराया है। ध्यान से इसको पढ़ रहा है, समझने के बात है। देखिए हाँ, आपके पास पैकिंग इफिशियंसी का जो मान होता है, पैकिंग इफिशियंसी का मान होता है वो कितना होता है, 68% होता है। कितना होता है, 68%। तो कह रहा है कि रिक्तिका कितना होगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको 100 में से घटा देते हैं 68, तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है, कहां पर, एनोड पर होता है। कहां पर होता है, एनोड पर होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त कराने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान से W बराबर आप क्या पढ़ते हैं, ZQ, यही ना पढ़ते हैं, W बराबर ZQ है ना, और आप E बराबर E1/E2, ये इज इक्वल टू आप कैलकुलेट किए हुए हैं Z1/Z2, यानी इक्विवेलेंट वेट के टर्म में, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट के टर्म में इसको जानते हैं, तो ये हो जाएगा 32, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 8 होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के टर्म में अगर ये लिखे तो ये Q, तो यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, 32/8 यानी 4 हो जाएगा। 4 फराडे इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि जंग क्या है, रस्ट इज क्या है, फेरिक ऑक्साइड को कहते हैं। देखिए जंग के लिए Fe2O3 इंटू XH2O लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जंग लगा हुआ लोहा, यानी ये हो गया रस्ट के लिए, ठीक है ना। तो Fe क्या है, Fe2 है, तो ये 3 इधर आ गए, यानी Fe
Fe+3 आ जाता है, फेरिक ऑक्साइड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म किस प्रकार का हैलाइड है? तो क्लोरोफॉर्म बेसिकली प्राइमरी हैलाइड के अंतर्गत ही इसको हम लेंगे, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में आप ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 और ये Cl, तो ये प्राइमरी हो गया। जब कार्बन से रिलेटेड बात होती है तो सुपर प्राइमरी एक प्रकार से होता है, तो आप इसको आप सुपर प्राइमरी के अंतर्गत भी ले सकते हो। अब जैसे ये देखिए, अब ऐसा अगर आता है CH3, यहाँ पर एक H रहता है तो Cl, ये सेकेंड डिग्री हो जाता है ना। जब मतलब ये कार्बन से रिलेटेड जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया? सुपर प्राइमरी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्राइमरी लिखेंगे। बहुत जगह लिखेगा, देखेगा लोग कंफ्यूजन में रहता है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, देखिए ध्यान से बात, तो ट्राई हेलोजन के साथ कोई दूसरा डेरिवेटिव कोई चीज लगा हुआ फंक्शन ग्रुप तब ना, तो हम इसको क्या लेंगे? प्राइमरी हैलाइड के अंतर्गत ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अल्कोहल सामान्य समूह, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी आ जाएगा, ये 3 डिग्री वाला हो जाएगा, यहाँ 2 डिग्री वाला हो जाएगा, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री वाला अल्कोहल, ये 2 डिग्री वाला और ये 1 डिग्री, मतलब सभी के सभी अल्कोहल वाला ही है। अणुसूत्र इसका दिया हुआ है, तो कितने समावयवी अल्कोहल होंगे? तो देखो मेरे दोस्त, आप इसको चेक करके देख लेना, 1 2 3 4 है तो अल्कोहल, तो एक अल्कोहल हो गया। दूसरा देखो, ऐसा करते हैं कि यहाँ ले आते हैं तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं लाएंगे, कार्बन को छोटा करेंगे, तो 3 कार्बन करेंगे, एक यहाँ जोड़ देते, OH हो जाएगा। अब इसको यहाँ ले आएंगे तो देखो यहाँ C, ये आ जाएगा C, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा C। अब इधर उधर करने का मामला फिर नहीं बनता है, तो कितना हो गया? 1 2 3 और ये 4 इज द राइट आंसर, यानी बी आपका इसका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 32 नंबर में क्या कह रहा है कि अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मैथिल अल्कोहल देता है। तो मैथिल अल्कोहल, देखिए मैथिल अल्कोहल का क्या मतलब होता है? ये हो गया CH3OH, और जब इसका K2Cr2O7 एसिडिक है, एसिडिक फॉर्म है, तो ये क्या बनाएगा? तो एक कार्बन का है तो ये फॉर्मिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा मेरे दोस्त? फॉर्मिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सी इज द राइट आंसर। सी, ये वाला जो है सी, हाँ ये सी। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये बेहोशी के लिए उपयोग कर सकते हैं, निषेचक के रूप में, एंथेसिस क्या सकते हैं, एनाल्थेटिक्स के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मतलब निषेचक के रूप में बेहोश करने के लिए, है ना, ऑपरेशन वगैरह होता है, शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कार्बोनिल यौगिकों का क्या मतलब होता है? जैसे ये देखो CH3 है और ये हो गया, है ना, और ये हो गया CH3, ये हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कीटोन ग्रुप का हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या है? C2 है और C2 नहीं, C3 है, C3 है और H कितना है? 3 3 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो आप क्या देख रहे हैं? Cn और H2 इंटू जितना रहता है उसका दुगुना है N, और ये O है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? A इज द राइट आंसर। अच्छा 1 मिनट और थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ये भी तो होता है ना, एल्डिहाइड वाला में अगर आप चेक करेंगे तब तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा N, सॉरी पहले इसका फॉर्मूला चेक कर लो ना। हाँ, ये हो जाएगा C2 और H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा कितना? H हो जाएगा 4 और ये O, ठीक है, सही है, ठीक है ना। आप चेक करके देख लीजिए, मिल जाएगा, है ना। तो आंसर ये आ जाएगा। दोनों कार्बोनिल समूह का है ना, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नेक्स्ट अगला आ जाइए, एट रूम टेम्परेचर फॉर्मल एल्डिहाइड किस फॉर्म में पाया जाता है? रूम टेम्परेचर पर। तो फॉर्मल एल्डिहाइड जो होता है वो बेसिकली आपका सबसे कॉमन ये गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। जटिल आयन की आकृति होगा, तो देखो यहाँ ये किस प्रकार का लिगेंड है? तो ये लिगेंड आपका है किस प्रकार का? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये निकेल के साथ है, निकेल है ना, +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप आर्गन है ना, और 4s0 3d
8 आ जाता है। तो 8 आ गया तो देखना है ध्यान से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होता है 1 2 3 4, एक है ना, 4 गो पेयरिंग कर दीजिए, 4 गो यहाँ पर इसमें पेयरिंग होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो ये खाली रह गया, मतलब एस में पहले तो डी में आएगा, उसके बाद एस और ये P2, ठीक है ना। टोटल 4 ना है, टोटल कितना है 4 हो जाए 2 इसमें ना, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर वाला आ जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग समतल, चूंकि ये जो देख रहे हैं ना CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो पेयरिंग हो जाएगा इसमें। उसके बाद कह रहा है जटिल यौगिक इसका क्या नाम होगा। तो जटिल यौगिक देखिए कि हेक्सा एमीन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। 3 कौन है भाई, 3 कौन है, 3 यहाँ भी है ना, ये नहीं होगा, यहाँ क्लोराइड वाला ये तो होगा, ए हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। अच्छा, ये तो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये आंसर हो जाएगा डी। NH3 अमोनिया जो होता है जिसको एमीन के रूप में वहां पर लिगेंड के रूप में हम यूज करते हैं, ये नहीं शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है। तो क्लोरल क्या एल्डिहाइडिक फॉर्म में होता है, तो एल्डिहाइडिक का लास्ट ये है, ए इज द राइट आंसर, यही हो गया हमारा। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव होता है, CCl4 का। देखिए पूरा रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट 0 हो जाता है इसका, देखिए रिजल्टेंट 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना ये सब एक दूसरे को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा, ये ऐसे, ये भी ऐसे है ना, इसमें भी ये इस तरह का म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 0, रिजल्टेंट 0, मतलब डायपोल मोमेंट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब आइए। ये क्या, हाँ देखिए इसमें कह रहा है, अच्छा ये तो नॉमेनक्लेचर है, वाह क्या बात करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, 1 2 3 4, क्योंकि इधर से मिथाइल है, इधर से क्लोराइड, तो क्लोराइड पहले जाना जाएगा। 2 क्लोरो वाला किधर गया भाई, 2 क्लोरो 3 मिथिल, 2 क्लोरो 3 मिथिल, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, हाँ ये ठीक है ना। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज द राइट आंसर। जल में विलय विटामिन क्या है, देखिए बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन सी, यही जल में घुलनशील होता है, कौन, बी एंड सी, बाकी सब क्या होता है फैट सोल्यूबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है, अच्छा ये तो वही का है, उसी का ना है, अच्छा हाँ अगला क्या आ रहा है, कितना नंबर था जी, 43 हो जाए, 44 कहाँ गया, 44। प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA, प्यूरिन बेस RNA में क्या होता है। तो देखो आपको पता थे DNA, आओ गाड़ी चलाओ, आओ गाड़ी चलाओ तुम, और RNA में आओ गाड़ी चलाओ उमेश, यू, ठीक है ना, यहाँ पर यू हो जाएगा, इसमें क्या गाड़ी चलाओ तुम, और ये हो गया यू, तो यूरेसिल बेस इज द राइट आंसर, ठीक है। योगशील बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, PVC, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये कंडेंसेशन वाला है ना, ये सब क्या है कंडेंसेशन होता है, और PVC जो होता है ये CH3 है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, CH देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बनाता है विनाइल क्लोराइड, इसको हम PVC के अंतर्गत लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। चलिए आगे चलते हैं। हाँ उसके बाद आता है कि वह दवा जो बुखार कम करता है, तो एंटीपायरेटिक्स हो जाएगा है ना, और जो दर्द कम करता है वो एनाल्जेसिक कहलाता है, और जो बुखार कम करता है एंटीपायरेटिक्स कहलाता है, जिसमें पैरासीटामोल की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना, फेनासिटीन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन डाइसैकराइड है, तो डाइसैकराइड मतलब सुक्रोज कहाँ है भाई, सुक्रोज, यस ये C12H
22O11 यही आपका डाइसैक्राइड के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज मोनोसैक्राइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसैक्राइड है, और स्टार्च पॉलीसैक्राइड है। ये क्या है? पॉलीसैक्राइड है, पॉली, ठीक है ना। ये सब मोनो है, मोनो है, ये भी मोनो है, तो डाइसैक्राइड यही हो जाएगा, डाइसैक्राइड, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज इज द राइट आंसर। पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है साबुन। ये आपका साबुन का पामेटिक अम्ल जो बनता है, और उसका जो सोडियम लवण या पोटेशियम लवण जो होता है वो साबुन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, निम्नलिखित में कौन अल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया देता है? तो अल्डोल अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। बाकी सब में नहीं है, देख लीजिए चेक करके। फॉर्मल्डिहाइड तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, ये दोनों में कंफ्यूजन करता है विद्यार्थी। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जबकि अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसलिए बहुत लोग देखे कि उल्टा पुल्टा भी कर देता है, तो इसको ध्यान से रखना है। सी इज द राइट आंसर, यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि विनागर में उपस्थित, यानी विंजर जो आप देखते हैं जो एसिटिक अम्ल होता है वो कितना, या 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है उसमें। सी इज द राइट आंसर। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो ये हो गया इथाइल, तो इथाइल कहिए या इथिल कहिए, एथिल, और ये एथेनोएट, यानी बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एमीन देखो ऐसे ले लो ना आराम से, ये CH3 CH2 और ये NH2 ले लो, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। C यहाँ देखिए 2 है, और H कितना हो जाएगा? 3 2 5, और ये हो जाएगा कितना? देखिए 3 2 5, 5 आ 2 2 तो रहेगा इधर ना, 5 आ 2 7, यानी क्या 3 2 5 आ 2 7, एक क्या हो गया? n, ठीक है। तो अगर आप इसमें बैठाना चाह रहे हैं तो देखो जैसे यहाँ 2 दिए तो ये हो जाएगा कितना? 2 दूना 4 1 5 हुआ, तो नहीं होगा ये। यहाँ देखिए इसमें अगर आप देखेंगे 2 रखे तो देखिए ये बनना चाहिए, तो 2 रखे यहाँ तो 2 तो ठीक है, यहाँ 2 दूना 4 2 6 हो गया, तो नहीं हुआ ये भी। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 2 दूना 4 3 7, ये आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, मिल रहा है, यानी आंसर हो जाएगा क्या? सी इज द राइट आंसर। मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना है, आज ऐसे ही काम करेंगे आपको आगे का बात पता चल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन है हिंस वर्ग भी कह सकते हैं अभिकर्मक है? तो ये तो सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं। एक्चुअली ये जो आप एमीन वाले ग्रुप में पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखिए हाँ, ये इस प्रकार का होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये देखिए ये ऐसा होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार का 55 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, है ना। तो ये इसमें आप कह रहा है कि ये किस प्रकार का एमीन है। तो देखो NH2 लगा हुआ, इसको मत देखना, इसको देखोगे कंफ्यूज कर जाओगे। देखो यहाँ CH3 और NH2 प्राइमरी हो गया 1 डिग्री, अगर ये CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाता NH और फिर यहाँ CH3, तभी हो जाता 2 डिग्री, यहाँ हो जाएगा ये CH3, यहाँ हो गया N, इधर हो गया CH3, ये CH3, तो ये हो जाता 3 डिग्री। तो देखो 2 वाला जो होता है ना, इसको पीछे देख करके कार्बन का नहीं पूछ रहा है, एमीन का पूछ रहा है, इसलिए इसका ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी एमीन इज द राइट आंसर। ये कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन है, इस पिछले साल मतलब पिछले प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाए होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्रैक्टिस किए होंगे तो ये गलत नहीं हुआ होगा, बाकी ये कंफ्यूजन तो क्रिएट किया ही है। तो देखिए अगर वसा एवं तेल का स्रोत क्या है? दूध भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है, सब में वसा होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। ये तो सबको पता है ना। मिल्क में, दूध में तो होते हैं, बटर में भी है, चीज में भी, चीज मतलब पनीर होता है, ठीक है ना। कह रहा है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर। ऐसे भी रिएक्शन में भी आप ये देखे होंगे, और आरएनएस कंसेप्ट का क्वेश्चन है उसमें भी आप ये देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा है कि तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल, देखिए यहाँ पर अगर ये एसिडिक रहता, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते, ठीक है,
तब ये हो जाता क्या, तब ये हो जाता स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल किया है इसलिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 2 यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक यानी K 2 से 3 के बीच में होता है, ये तो स्पष्ट है, याद करने वाला वैल्यू है। यहाँ 1 है, इसको जोड़िए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है 1 + n हो जाएगा, 1 + n या n + 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित कौन सा विद्युत अपघट्य से कम प्रभावी होता है। तो विद्युत अपघट्य से कम प्रभावी होना, यहाँ देखिए ये माइनस, ये प्लस, यहाँ -2 और इसमें आ जाएगा +1, ये तो रहेगा ही। ये देखिए इसमें आ गया, इसमें 4 आ जाता है, इसमें 2 हो जाता है, इसमें लगा, यानी सबसे कम वाला यही आंसर हो जाएगा, सबसे कम वाला हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक होता है, यानी कौन सा, तो तेल, क्या हो जाएगा तेल, वाइल है ना, जिसको इमल्सन वाला बात हम कहते हैं, इमल्सन का जो आप सब बनाए होंगे उसी में। हैवर विधि से अमोनिया के उत्पादन में क्या Fe यानी लोहे के चूर्ण का और मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस, ये होता है फार्मूला H3PO2 होता है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या P, ये देखिए एक तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा ही, एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, और ये इस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर किधर गया भाई मेरे दोस्त, किधर गया, हाँ A इज द राइट आंसर। देख लो वही फार्मूला है, थोड़ा सा इसको उल्टा पुल्टा किया हुआ है, बाकी सब वही है। नेक्स्ट चलें। उसके बाद कह रहा है कि अमोनिया को सुखाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना से। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है, सबल क्षार इसमें से कौन है, तो अमोनिया है ना, अमोनिया। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि SO3 में क्या होता है, तो SO3 कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, Z का वैल्यू अगर सिग्मा 1 2 3 हो गया, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता 4 होगी। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है कि द्रव ऑक्सीजन के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, है ना, 2 हो जाता है। जैसे O2 आप निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s सिग्मा 2s इस तरह से कैलकुलेट करना है सिग्मा स्टार के टर्म में। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस क्या होता है, आर्गन होता है। देखो हीलियम ओलियम ये सब नहीं होता है, कौन होता है, आर्गन होता है। आप जब भी आप नोबेल गैस के बारे में पढ़ेंगे तो वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या आ जाता है, आर्गन होता है। तो इस तरह से आपका ये डिस्कशन हो गया पूरा। आप इसको अच्छे ढंग से मिला लेंगे, है ना। ज़्यादातर अगर आप, चूंकि क्वेश्चन आसान रहा है और 35 बनाना ही था, तो हमें लगता है कि सबका ज़्यादा से ज़्यादा सही हुआ होगा। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।